आगे बात कर लेते हैं ईएमएस को लेकर के। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिली है सरकार की तरफ से। सरकार ने कई इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 6 की कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी गई है। इनका यूज मोबाइल फोन्स के वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल्स और मैन्युफैक्चरिंग के जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होता है। ऑटो, मेडिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होने वाले डिस्प्ले कंपोनेंट्स में भी ड्यूटी रिलीफ मिला है, और ये इम्पोर्ट ड्यूटी रिलीफ जो है वो 31 मई 2029 तक लागू रहेगी। सर, इस न्यूज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और स्पेसिफिक सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ इम्पैक्ट नियर टर्म्स में हम यहाँ देख पाएंगे? आई थिंक डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मेजर है उर्वशी, क्योंकि हम्म। हमें इस सेक्टर को ज़्यादा competitive बनाना होगा। अगर हमें एक्सपोर्ट्स करने हैं, जी। हमें जो है इनको प्राइस competitive बनाना होगा, और हमें डोमेस्टिक हमें जो है फोकस करना होगा कि हम और ज़्यादा जो है इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में सेटअप हों। और कहीं ना हम्म। कहीं ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी ये उसमें बाधा पैदा कर रही थी, क्योंकि कायदे से जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम होनी चाहिए, पर्टिकुलरली उन रॉ मटेरियल्स पे जो कि जहाँ पे अभी इंडिया एक बड़ा सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं बन सकता है। तो गवर्नमेंट की जी। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है उर्वशी, कि जो कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं या हो रहे हैं वहां पे आप इंपोर्ट हम्म। ड्यूटी हाई रखिए, जिससे हम्म। कि आप डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है आप कर पाए। मगर जो हम्म। कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे उनके ऊपर आप ड्यूटीज कम से कम रखिए, जी। जिससे कि आपकी इंडस्ट्री ओवरऑल competitive होए। सो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन हम्म। द राइट डायरेक्शन। और हम्म। इससे जो है ये कंपनियां competitive होंगी, डोमेस्टिक मार्केट में भी जो है वो सेल बढ़ेगी, आपके एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट इट्स नॉट अ गेम चेंजर उर्वशी। ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई हम्म। बहुत बड़ा जो है सडनली कोई पूरे सेक्टर की काया पलट हो जाएगी, या पूरे सेक्टर पे जो है वो एवरीबडी विल बी फोर्स टू अपग्रेड देम और रीवैल्यू देम। सो ठीक है। उर्वशी, ये एक अच्छा फैक्टर है, और इसका इफेक्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं आज बाजार में। तकरीबन हम्म। 2 से लेके 4-5% की एप्रिसिएशन बहुत सारे ईएमएस स्टॉक्स में आई है। मे हम्म। बी थोड़ी सी और एप्रिसिएशन आ जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर है, पर इट्स अ गुड इंक्रीमेंटल फैक्टर। ठीक है। अब ये जो एप्रिसिएशन हुआ है इसको थोड़ा सा और इवेलुएट करना चाहेंगे। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी एक अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिला। 13,566 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 5% के अपसाइड के साथ में। इसके अलावा केम्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3,452 के लेवल्स पर ये भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 7.5% के अपसाइड के साथ में। सेमा सीजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो 1436 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 5.15% के अपसाइड के साथ में। इसके अलावा अंबर इंटरप्राइजेस की बात करें 7639 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 3% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सर, 4 स्टॉक्स हैं। इन 4 स्टॉक्स में से आपको बेहतरीन स्ट्रक्चर, पावरफुल स्ट्रक्चर किसका लग रहा है? आई थिंक उर्वशी, इनका इनमें जो सबसे बड़ा जो एम कैप स्टॉक है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी है। जी। डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत लो लेवल्स पे चले गया था, ये तकरीबन हम्म। 11,000 समथिंग पे चले गया था। वहां से अब ये ऑलरेडी तकरीबन 25% तो बढ़ चुका है। तो हम्म। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी वैल्यू पिक है उर्वशी, जी। क्योंकि अभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड में हम्म। कोई भी ईएमएस स्टॉक जो है वो 15, 16, 17 के पी रेशियो से ज्यादा पे ट्रेड नहीं होता है। डिक्सन का पी रेशियो अभी भी जो है वो शायद 40 या उसके ऊपर है। तो मैं हम्म। नहीं कहता कि ये वैल्यू पिक है या ये लॉन्ग टर्म पिक है, मगर ये है कि अभी थोड़े टेलविंड्स हैं डिक्सन के पास, क्योंकि एक तो डीरैम प्राइसेस जो कम हुए हैं, धीरे धीरे करके कम हम्म। की उम्मीद है। अभी तक तो उतने कम नहीं हुए हैं, मगर डीरैम प्राइसेस अगर कम होंगे तो मोबाइल्स और लैपटॉप्स को जो है फायदा होएगा। उनके प्राइसेस कम होंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, और थोड़ा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन थोड़ा बढ़ेगा। तो उसका भी फायदा डिक्सन को मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक बढ़ा है। प्लस अब ये हम्म। गवर्नमेंट ने भी थोड़े स्टेप्स लिए हैं। तो आई थिंक जो स्टॉक अभी 13,500 600 के करीब है, मे बी वो स्टॉक 14,500 15,000 तक चले जाए। बट हम्म। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई गेम चेंजर है।
मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक कोई 20,000 रुपये हो जाएगा। सो मे बी हम्म। नियर टर्म के लिए 10-1% का जो है पोटेंशियल है। ठीक है सर, यहाँ पर व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले वेदांता को लेकर के आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि वेदांता को आप किस तरीके से देख रहे हैं। डिविडेंड के लिहाज से भी काफी सुपर्ब है। अब डिमर्जर के बाद हम देखें तो इसके एक स्पेसिफिक ऑयल एंड गैस की बात करें, इसमें एक अच्छा अपसाइड पे आज देखने को मिला है। वेल्थ क्रिएशन के अकॉर्डिंग किसको आप करने की सलाह देंगे? आई थिंक ऋषि वेदांता एक अच्छा स्टॉक है। प्राइस अर्निंग रेशियोज काफी रीजनेबल हैं, अच्छी डिविडेंड यील्ड है। हम्म। बट कमोडिटी अभी मेरा चोजन सेक्टर नहीं है उर्वशी, बिकॉज कमोडिटीज में एक बहुत बड़ी रैली आ गई थी उर्वशी, जो जी। पिछले साल तकरीबन अप्रैल मई से शुरू हुई थी। और हम्म। इस साल जनवरी फरवरी तक जो बेस्ट पार्ट ऑफ द रैली था वो आ गया था। जी। तो तो अब वेदांता के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक वेदांता है, मतलब हिंजिंक भी ग्रुप का पार्ट है। और फिर जो है वो ऑयल एंड गैस के का एक अलग स्टॉक हो गया। तो अब मुझे ऑयल एंड गैस में भी मुझे लगता है कि ऑयल प्राइसेस अब ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, तो मुझे वो भी अंडर प्रेशर लग रहा है। और बाकी भी जो कंपोनेंट्स है, मुझे लगता है बेस्ट पार्ट ऑफ द कमोडिटी रैली जो है इट इज़ बिहाइंड अस। सो मैं वेदांता पे अभी कोई ज़्यादा खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, भले ही वैल्यूएशंस काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। क्योंकि उर्वशी जब कमोडिटी अपसाइकिल होती है तो कमोडिटी स्टॉक्स हमेशा सस्ते लगते हैं, हम्म। क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं, तो लगता है इनके प्राइस अर्निंग रेशियोज बहुत रीजनेबल हैं। और जब हम्म। कमोडिटी डाउन साइकिल होती है तो वो बहुत महंगे लगते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग कम हो चुकी होती है, तो लगता है कि ये बहुत महंगे हैं। जबकि हम्म। एक्ट जो है, जब कमोडिटी साइकिल अपने टॉप के कहीं आसपास होती है तो आपको उनको सेल कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इवन दो उनकी वैल्यूएशंस इकोनॉमिकल हैं। क्योंकि कमोडिटी नीचे जाएंगी तो उनके प्रॉफिट नीचे जाएंगे। और ऐसे ही जब कमोडिटी साइकिल बॉटम पे होती है, जैसे पिछले साल मई जून में थी, तो ये बड़े अच्छे वैल्यू पिक थे, क्योंकि अर्निंग्स जो हैं वो बुरी तरीके से बढ़ने की उम्मीद थी और वो हुआ। सो जी। मैं अभी इनमें बुलिश नहीं हूँ, किसी भी कमोडिटी प्लेयर में, कमोडिटी प्रोड्यूसर में। बट हाँ, जब हमें लगेगा कि कमोडिटी साइकिल अब नीचे आ गई है और बॉटमिंग आउट हो रही है, तब वहां पर जो है हम लोग डेफिनेटली कमोडिटी स्टॉक्स को खरीदेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के था। कह रहे हैं कि इनके पास 10 शेयर्स है, द प्राइस 5,000। कंपनी आपको कैसे लगती है, और क्या अगर इनकी पोजीशन है तो किनको बने रहना चाहिए? आई थिंक हीरो मोटरकॉर्प अच्छी कंपनी है। टू व्हीलर्स में अच्छा ट्रैक्शन है उर्वशी। हम्म। मैं इस स्पेस में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, और उसके दो तीन कारण हैं। एक तो हम्म। जो नए प्लेयर्स आ गए हैं ईवीज के, जी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के। हम्म। ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने भी अपने ईवीज, इनमें से कई प्लेयर्स बना रहे हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल बजाज काफी अग्रेसिवली आ गया है, हीरो मोटरकॉर्प भी है, हम्म। टीवीएस तो ऑफ कोर्स है ही है। बट जी। प्लेयर्स भी आ गए हैं, प्लेयर्स लाइक ओला इलेक्ट्रिक, एथर एंड अदर्स। सो जी। स्पेस बहुत कंपेटिटिव हो गई है। सेकंड, मानसून के वजह से इस बार थोड़ा रूरल स्ट्रेस आ सकता है, जिस हम्म। वजह से वहां पे टू व्हीलर की सेल्स में शायद उतना ग्रोथ ना हो। और फिर जो है आप ये देखिए कि मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े प्रेशर में रहेंगे, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली कंपेटिटिव सिचुएशन इन द मार्केट। तो मुझे लगता है हम्म। कि तमाम फैक्टर्स के वजह से टू व्हीलर स्पेस बहुत ज्यादा अभी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। सो मैं जो है वो आई वुड रादर बेट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज, चाहे वो टू व्हीलर हों चाहे वो फोर व्हीलर हों, जिनका कि एक काफी बड़ा सेल का हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रहा है। मैं उन कंपनियों को कम प्रेफर करूंगा जिनका अभी भी बहुत बड़ा सेल जो है वो फ्यूल कंबशन से आ रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल से केवल थोड़ा ही परसेंटेज आ रहा है। वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा अपना मार्केट शेयर लूज कर। हम्म। ठीक है। सर आपका थोड़ा सा वक्त क्या और मिल सकता है ईथर एनर्जी को लेकर के? आपका व्यू और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इसमें हम लास्ट का एक साल का रिटर्न देखिए, काफी इंप्रेसिव रिटर्न्स इसके रहे हैं। आगे की जर्नी के लिए आपको ईथर एनर्जी लग रहा है एक पिक हो सकता है?
देखिए एथर एनर्जी स्टॉक अच्छा है, मगर ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस काफ़ी रिच हैं, तो मेरा थोड़ा कंसर्न है उसको लेके, जिसकी वजह से मैं ऐसा तो नहीं सलाह दूंगा कि आप एक बहुत सारी उसमें बाइंग कर लीजिए। एंड वैसे भी हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी उस स्पेस में हम लोग मिड कैप स्पेस में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। बट आई थिंक हर पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स होने चाहिए, और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। सो डेफिनेटली बिटवीन ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर आई विल प्रेफर एथर। And similarly, four wheeler space में I think टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स तो आई थिंक थोड़े थोड़े हर पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये कोई यहाँ से 30-40% का रिटर्न दे देंगे। सो आई थिंक मार्केट अगर सपोर्टिव रहा तो यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 20% रिटर्न फ्रॉम हेयर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर।